नमस्कार। डॉक्टर राज क्लासेस में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज इस क्लास में हम इतिहास के एक नए टॉपिक के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जी हाँ, ये टॉपिक है कि क्या आर्य सभ्यता सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी या आर्य सभ्यता सिंधु सभ्यता के बाद की सभ्यता थी। यह बहुत ही विवादास्पद प्रश्न है। जी हाँ, ये जो प्रश्न है इसका जवाब आपको किताबों में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हम अब तक इतिहास की वही पुस्तकें पढ़ते आ रहे हैं जिन्हें पश्चिमी इतिहासकारों ने लिखा, जिन्हें वामपंथी इतिहासकारों ने लिखा, और इन्हीं पश्चिमी इतिहासकारों और वामपंथी इतिहासकारों के आधार पर भारत के इतिहासकारों ने भी लिखने का प्रयास किया है। तो लिहाजा हम वही इतिहास पढ़ते हैं जो कि अंग्रेज़ों ने लिखा। और आपको पता है कि अंग्रेज़ों ने अपनी सुविधा के हिसाब से भारत के इतिहास में जोड़ तोड़ की और इसे अपने हिसाब से लोगों के समक्ष रखने का प्रयास किया। आपको यह जानना होगा कि सबसे ज़्यादा खिलवाड़ यदि किसी इतिहास के साथ किया गया है तो वह है हमारा प्राचीन भारत का इतिहास। हमारा प्राचीन भारत का इतिहास जो है वो इतना ज़्यादा हमारे जीवन में महत्व रखता है। इतने प्रतापी सम्राट हुए हमारे प्राचीन भारत जो हमारा था वह एक स्वर्ण युग था, लेकिन इसकी पूरा का पूरा थ्योरी चेंज कर दिया गया, इसकी पूरी थ्योरी चेंज कर दी गई और आगे चल कर के प्राचीन भारत के इतिहास को लगभग लुप्त करने का प्रयास किया गया। इसी में यह थ्योरी भी है कि क्या आर्य सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता इनकी थी या फिर ये सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आए थे। हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इतिहास में इसका उत्तर दर्ज नहीं है। तो आइए थोड़ा सा हम प्रकाश डालते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ही बताया था आपको कि अगली क्लास में इस पर ही हम चर्चा करने जा रहे हैं। बिना इस पर चर्चा किए पूरा का पूरा वीडियो जो है वो अर्थहीन हो जाएगा, क्योंकि अब तक मैंने आपको वही पढ़ाया जो कि किताबों में है, मैंने वही पढ़ाया जो आपके सिलेबस में है, जो आपके कोर्स में है, मैंने वही पढ़ाया जो कि पश्चिमी इतिहासकारों ने बताया है, मैंने वही पढ़ाया जो पश्चिमी इतिहासकारों के आधार पर भारतीय लेखकों ने लिखा है। लेकिन जो मूल तत्व है जिसे छोड़ दिया गया, जो इतिहास की पुस्तकों में नहीं कहीं पाया जाता है, उस टॉपिक पर हम आज चर्चा करेंगे। और मेरा यह प्रयास रहेगा कि लगभग हर जो भी चैप्टर्स ख़त्म हो, जो भी टॉपिक्स ख़त्म हो, उसके बाद मैं भारतीय दृष्टिकोण से भी परिचित करवाऊँ आपको कि कहाँ पर हमारे इतिहास के साथ किस प्रकार का खिलवाड़ किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि पश्चिमी इतिहासकारों ने या वामपंथी इतिहासकारों ने लगातार यह सिद्ध करने का प्रयास किया है अलग अलग तरीक़ों से कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह आर्य सभ्यता के पहले की सभ्यता थी और आर्य जो हैं वो भारत के मूल निवासी नहीं थे और ये कहीं बाहर से आए थे। इसके पक्ष में वो अनेक प्रमाण भी रखने की कोशिश करते हैं, अनेक साक्ष्यों को भी रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका यह साक्ष्य पूरा का पूरा निरर्थक हो जाता है यदि हम बहुत गहराई से देखें, बहुत सूक्ष्म तरीके से जानने का प्रयास करें। तो वामपंथी इतिहास जो है वो हमें कहीं भी हमारे इतिहास की सही झलक को प्रस्तुत नहीं करता है। आपको मैं बता दूं कि हमारे देश की आज़ादी के बाद में इतिहास में के साक्ष्यों को नए तरीके से परिभाषित करने के लिए या नए साक्ष्य जुटाने का प्रयास बिल्कुल नहीं किया गया। हमारा इतिहास वही पुराने ढर्रे पर चल रहा है, उसी पुराने ढर्रे पर चल रहा है जो कि अंग्रेजी इतिहासकारों ने बना करके रखा है, इसे बता करके रखा है। हमने कोई भी नवीन शोध नहीं किया है, जबकि विश्व के तमाम देश अपने इतिहास में लगातार नए नए साक्ष्यों के आधार पर अपने इतिहास की नई नई रूपरेखा को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या यह ज़रूरी नहीं हो जाता है कि भारतीयों को भी अपने मूल इतिहास के बारे में पता चले? आइए थोड़ा सा नज़र डालते हैं। आपको पता है कि पश्चिमी विचारकों में थॉमस मैक्स मूलर विशेष करके हम कह सकते हैं, वो अंग्रेज़ विद्वान थे, अंग्रेज़ इतिहासकार थे, जिन्होंने बार बार अपने प्रमाणों के द्वारा यह रखने का प्रयास किया कि आर्य विदेशी थे, वो यहाँ आए, उन्होंने यहाँ आकर के सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों से उनका युद्ध हुआ जिसमें उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट किया। इसके बाद में उन्होंने यहाँ एक नई सभ्यता रखी और यही कारण है कि मैक्स मूलर जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण काल 2300 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व बताते हैं और वहीं वैदिक सभ्यता का काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500
600 ईसा पूर्व के आसपास में बताते हैं। आइए अब जरा कुछ नवीन तथ्यों पर नज़र डालते हैं। चलिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि मैक्स मूलर या पश्चिमी विचारकों का कहना है कि भारतीय निवासी जो थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे, वो घोड़े से अपरिचित थे। वो बहुत मतलब मजबूती से इस उत्तर को देते हैं कि आर्य अपने साथ घोड़े लेकर के आए थे, वे घोड़ों पर सवार होकर के आए थे और यहाँ घोड़ों पर ही उन्होंने युद्ध किया और यहाँ की स्थानीय जनजाति को पराजित किया। अब जो नवीन तथ्य निकल करके सामने आए हैं, जो पुरातत्व विभाग निकाल करके सामने लाया है, जो खड़गपुर आईआईटी कहता है, वो क्या कहता है कि अभी जो हाल फिलहाल में जो खुदाई हुई है, जो राजस्थान के भीलवाड़ा में और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में बहुत सारे ऐसी चीज़ें प्रकाश में आई हैं, जैसे कि शिलालेख है एक, जिसपे कि चित्रलिपि बनी हुई है, जिसमें शिकार करते हुए लोग हैं जो धनुष बाण लिए हुए हैं और इन्हीं शिलाओं पर घोड़े का भी चित्र अंकित है। तो ये शिलाएं जो है ये प्रागैतिहासिक काल की हैं, यानी प्रागैतिहासिक काल का प्रारंभ भारत में 9000 ईसा पूर्व के आसपास में होता है। तो इस प्रकार से जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो तमाम, चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, चाहे वो इराक की सभ्यता हो, यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, इन सभी सभ्यताओं से अधिक प्राचीन है। और सिंधु घाटी सभ्यता में तत्समय मतलब उस काल में लोगों को घोड़े का ज्ञान था। तो आर्य घोड़े लेकर के कहाँ से आए थे? यानी ये थ्योरी बिल्कुल ही गलत है कि आर्य जो है वो घोड़े को लेकर के भारत में प्रवेश किए थे, बल्कि भारत के लोगों को घोड़े का पहले से ज्ञान था, उनको पहले से इसका नॉलेज था। घोड़े कहीं बाहर से नहीं आए थे, भारत के लोगों को बहुत चीज़ों का ज्ञान था। अब चलिए आते हैं दूसरी थ्योरी पर। मैक्स मूलर साहब अपनी दूसरी थ्योरी में बताते हैं कि आर्य सभ्य थे, सुसंस्कृत थे, विद्यावान थे, उन्होंने अनेक अनेक वेदों की रचना की, है ना। और उसके बाद पुनः वो कहते हैं कि ये घुमंतु थे, ये कबीलाई थे। भला ऐसे कैसे हो सकता है? कोई ऐसा समाज जो कि बहुत ही सभ्य हो, सुसंस्कृत हो, बहुत ही विद्वान, जिसमें लोग हो जो युद्ध कौशल में पारंगत हो, और उनका कोई अस्थायी निवास स्थान नहीं होगा, वो कहीं बाहर से आकर के भारत में निवास करते हैं। ये सोचने वाली बात है कि क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि विद्वता का, क्योंकि लिपि का, क्योंकि साहित्य का विकास तभी हो सकता है जबकि व्यक्ति जो है वो मतलब वहीं का स्थानीय निवासी हो। तो इसका मतलब है कि आर्य जब इन कलाओं में दक्ष थे तो ये घुमंतु नहीं थे, ये कबीलाई नहीं थे, यानी वो भारत के ही थे। ठीक है, ये दो प्रमाण हो गए। तीसरे प्रमाण की ओर हम चलते हैं। विदेशी इतिहासकार बार बार ये सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि आर्य जो है, इनकी शाखा जो है वो यूरोप से भारत आई थी। ये जर्मनी से आए थे, नॉर्वे से आए थे, स्वीडन से आए थे, फिनलैंड से आए थे, मतलब अलग अलग वो थ्योरी देते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि ये भारत की ही ऐसी प्रजाति थी, भारत में ही ये थे, स्थित थे आर्य, और यहाँ से इनकी शाखाएं जो हैं वो यूरोप को निकल करके गई? इस थ्योरी को क्या उल्टा करके मैक्स मूलर साहब ने हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास नहीं किया है? तो जी हाँ, ये बिल्कुल सच्चाई यही है। क्योंकि यदि जब हम प्रागैतिहासिक काल को देखते हैं तो हम देखते हैं कि सिंधु घाटी निवासियों के सारे प्रमाण प्रागैतिहासिक काल में भी मिले हुए हैं। ऐसे ऐसे रथ पाया गया है, घोड़े पाए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो तो सिंधु घाटी में भी पाई जाती थी और आर्य सभ्यता में भी पाई जाती थी। इसका मतलब सीधा सीधा सा संबंध है कि आर्य सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता ये दोनों समकालीन सभ्यता थी। इन दोनों ही सभ्यताओं का जन्म भारत की भूमि पर हुआ। हाँ, ये प्रजाति अलग थी, दोनों अलग अलग प्रजातियां थी। धीरे धीरे अपनी सुविधा के अनुसार, मौसमी अनुकूलन के अनुसार एक प्रजाति उत्तर भारत में रह गई और दूसरी प्रजाति दक्षिण की ओर चली गई। अर्थात जो आर्य हैं वो आपका भारत के ही अस्थायी निवासी थे। अलग अलग, जैसे कि बहुत सारे जिन मृदभांडों का प्रयोग करते थे सिंधु घाटी निवासी, वो काफ़ी प्राचीन है। और वैदिक काल के जो राम हैं उनका भी जो समय है वो 5114 ईसा पूर्व, और उसी प्रकार से कृष्ण जो है उनका जो काल है वो 3228 ईसा पूर्व है। यानी कि ये आर्य सभ्यता से भी प्राचीन थे, यानी सिंधु सभ्यता में थे। जबकि इतिहासकार ये बार बार बताने की कोशिश करते हैं कि ये इनका उद्भव, यानी राम और कृष्ण का उद्भव आर्य काल में ही हुआ था। बड़े बड़े साम्राज्य आर्य काल में ही स्थापित हुए थे। कहने का मतलब है कि एक ही तथ्य को बार बार तोड़ मरोड़ करके लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।
साथ ही साथ आप देखिए एक नेचर पत्रिका भी एक तथ्य को सामने रखती है। जैसे उनका कहना है कि जो आर्य जो हैं उन्हें जड़ी बूटियों का ज्ञान था, ठीक है। आर्यों ने वेदों की रचना की और हमारा जो ऋग्वेद है इसका एक अंग जो है वो आयुर्वेद भी है। आयुर्वेद एक चिकित्सीय पुस्तिका है, चिकित्सीय किताब है जिसमें कि सारे के सारे जो भी आयुर्वेद की शिक्षा प्रणाली है उसका उल्लेख किया गया है। तो ऐसा कैसे माना जा सकता है कि जिस चिकित्सा प्रणाली को विकसित होने में हजारों हजार साल का समय लगता है, अपने ऋग्वेद में ही यानी प्रथम ग्रंथ में ही आर्यों ने उन सारी चिकित्सा पद्धति का उल्लेख कर दिया। उन्होंने सभी कुछ बिल्कुल मतलब सही तरीके से लोगों के सामने रख दिया। उन्होंने शल्य चिकित्सा कैसे होती है यह भी बता दिया, किस वनस्पति से कौन सा उपचार होता है आर्यों ने यह भी बता दिया। तो जो आर्य घुमंतु थे, जो कबीलाई थे, जो कि जिनका जीवन जो है वो पूरी तरह से यात्राओं में ही व्यतीत हुआ था, उन्हें कब इतना समय मिल गया कि उन्होंने अध्ययन कर लिया प्रकृति का, उन्होंने अध्ययन कर लिया पशुओं का, वनस्पतियों का, किस प्रकार से उन्होंने दवाइयाँ और चिकित्सा पद्धति को उजागर किया या उसमें अपनी गूढ़ता क्षमता हासिल की। तो यहाँ भी ये चीज़ गलत साबित हो जाता है कि 1500 ईसा पूर्व में जबकि ऋग्वेद लिखना प्रारंभ हो गया था और इसकी एक इकाई थी आयुर्वेद, तो आर्य जो है वो कहीं बाहर से आए थे, बल्कि वो भारत में ही सदियों से रह रहे थे, हजारों सालों से रह रहे थे। बल्कि भारत में आर्य और सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी जो हैं लगभग 10,000 ईसा पूर्व से रहते आ रहे थे, जबकि मेसोपोटामिया में सभ्यता का पता नहीं था, जबकि मिस्र की सभ्यता का पता नहीं था। तब से यहाँ जो आर्य हैं और जो सिंधु घाटी निवासी हैं वो भारत में साथ साथ रहते आ रहे थे, साथ साथ प्रकृति का अध्ययन कर रहे थे, साथ साथ वो अलग अलग सभ्यता और संस्कृति का विकास कर रहे थे। अगली बात जिस चीज़ से अन्य पश्चिमी विद्वान भी जो हैं वो अपना इत्तेफाक रखते हैं और बार बार कहते हैं कि भारत भूमि जो है विभिन्न प्रजातियों का सम्मिश्रण स्थल था। तो क्या ये सम्मिश्रण स्थल द्रविड़ नहीं हो सकता है? मतलब इन प्रजातियों में एक प्रजाति द्रविड़ नहीं हो सकती? क्या एक प्रजाति आर्य नहीं हो सकती? क्या यह नहीं माना जा सकता कि द्रविड़ और आर्य किसी समय भारत में एक ही जगह पर रहते आए थे? आगे चल करके द्रविड़ दक्षिण की ओर चले गए और आर्य उत्तर में ही रह गए। चलिए एक और तथ्य पर प्रकाश डालते हैं। इतिहासकार यह बताते हैं कि आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। तो चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता को उन्होंने पहले खोज निकाला तो उन्होंने उसे नगरीय सभ्यता, चूंकि वो नगरीय सभ्यता थी तो पहले निकाला तो पहले उसे दर्शा दिया। बाद में जो ऋग्वैदिक कालीन जो खुदाई हुई उसमें आर्य सभ्यता के अवशेष मिले तो उन्होंने अपनी दूसरी खुदाई को आर्य सभ्यता के नाम से प्रसारित किया। क्या ये नहीं हो सकता है कि आर्य सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता समकालीन सभ्यता थी? कुछ लोग गाँव में रहते थे, कुछ लोग नगरों में रहते थे। ये भी तो हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर जो ग्रामीण सभ्यता है उसका उद्भव पहले होता है और नगरीय सभ्यता का उद्भव बाद में होता है। लेकिन मैक्स मुलर साहब या पश्चिमी विद्वान, खास करके जो वामपंथी इतिहासकार हैं, उन्होंने बार बार भारत के इतिहास को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया है। उन्होंने बार बार भारत के इतिहास पर प्रश्न चिन्ह लगाया है, उन्होंने गलत तथ्यों को सामने रखने का प्रयास किया है। और यह बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इतिहास को एक नए सिरे से जान सके, एक नए रूप में इसका ज्ञान प्राप्त कर सके। आइए कुछ और तथ्यों पर भी हम नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि बहुत सारे जो अमेरिका में अभी एक शोध हुआ है, उस शोध के अनुसार भारत में जो पाए जाने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो दक्षिण में रह रहे हों, चाहे वो उत्तर में रह रहे हों, पूर्व में रह रहे हों, पश्चिम में रह रहे हों, उनमें से 99%, याद रखिएगा, जी हाँ, 99% लोगों का जीन जो है बिल्कुल एक है ना। तो इसकी वजह से भारत में जेनेटिक समस्याएं जो हैं वो ज़्यादा हैं। ऐसी स्थिति में हम ये कैसे मान सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता निवासियों का जो जीन है वो अलग है और आर्यों का जीन अलग है? ये अलग बात है कि इनके रूप, रंग, कद काठी में मौसम के अनुकूल, जलवायु के अनुसार परिवर्तन होता चला गया। लेकिन एक सिरे से ये बिल्कुल नकारने वाली बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो भारत की स्थानीय सभ्यता है और आर्य जो है वो बाहर से आए हैं। जी हाँ, आप अपने मत
में आप हमेशा ये लिख सकते हैं और आपको पुरजोर इसका समर्थन करना चाहिए कि आर्य जो हैं वो भारत के ही निवासी थे और भारत ने ही विश्व में सभ्यता का परचम लहराया, फहराया। विश्व में जितनी भी उत्कृष्ट सभ्यता और संस्कृति है वो हमारे भारत की देन है, हमारे आर्यों की देन है। तो मेरा ख्याल है कि आज इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप अवगत हो गए होंगे। अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ मैं आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। धन्यवाद।